बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी लेक्चरर आसिफ अवान। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने बहुत सी बेसिक बातें की कि कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव करेगा और लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक उसमें मौजूद होंगी, जिसमें हमने कहा था रिस्पायरेशन है, एक्सक्रीशन है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है। सो ये वो तमाम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो कि किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइफ की प्रॉपर्टी देते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, पहले ही लेक्चर के अंदर हमने फुल सेकेंड ईयर के कोर्स का एक ओवरव्यू दिया और हमने ये कहा था कि जो आपका फर्स्ट सेक्शन है उसमें हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स, और उसमें आपके पास एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है और साथ में पैरासाइटोलॉजी है। सो डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड लेक्चर की शुरुआत करते हैं विद द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक ह्यूमन बॉडी को देखते हैं, सो दैट ह्यूमन बॉडी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसके अंदर डिफरेंट सेल्स मौजूद हैं। वहीं डिफरेंट सेल्स मिलके टिश्यूज बना रहे हैं और टिश्यूज जो है वो ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलके सिस्टम और सिस्टम मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो सिस्टम है उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और इसके साथ साथ स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम मौजूद है। सो डियर स्टूडेंट्स, जो आपका ये फर्स्ट चैप्टर है सेकेंड ईयर का, इसके अंदर हम ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। एंड व्हाट इज अ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम? ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम इज व्हाट it is a group of organs that is responsible for the intake and release of gases. Dear students, जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है इसके अंदर वो ऑर्गन्स आते हैं जो कि सांस लेने में और सांस को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, जिसको हम ओवरऑल क्या बोल सकते हैं? दैट कैन बी कॉल्ड एज व्हाट? दैट कैन बी कॉल्ड एज गैसियस एक्सचेंज। और बार बार पिछले लेक्चर में भी हमने कहा था कि यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन गैसियस एक्सचेंज एंड रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसके जरिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्मेशन होती है, जबकि गैसियस एक्सचेंज में दो मेन अक्रेंसेस हैं। वन इज इनहेलेशन एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सहेलेशन। सो वो ऑर्गन्स जो कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प करेंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगा? That system will be called as human respiratory system. Now dear students, जो human respiratory system है इसके अंदर एक series of organs हैं, और ये series of organs जो है, यहाँ पे मैं series का लफ्ज इसलिए यूज कर रहा हूँ कि respiratory system के जितने भी organs हैं उनको आप नंबर 1 से लेकर लास्ट organ तक तरतीब से याद रखेंगे, जो कि आपके ईटा में MCQ के तौर पे आ सकता है। So dear students, जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? वी हैव नंबर 1 नोज, नंबर 2 फेरिंक्स, नंबर 3 लैरिंक्स, नंबर 4 ट्रेकिया, 5 ब्रोंकाई, 6 bronchioles, 7 alveoli, and ultimately the 8th organ of the respiratory system is what? That is the lungs. Now dear students, जो ये तमाम organs हैं they are present in the thoracic cavity. और thoracic cavity क्या है? जैसे आपको ये डायग्राम में नजर आ रही है, यहां पर हमारे पास इस रीजन से लेकर नेक, शोल्डर से लेकर जो फुल, जहां पर रिब्स कंप्लीट होती हैं, रिब्स जहां पे खत्म होती हैं, ये तमाम एरिया क्या कहलाता है? दैट होल एरिया इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट होल एरिया इज कॉल्ड एज thoracic कैविटी। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है दैट इज प्रेजेंट इन द थोरैसिक रीजन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। सो द फर्स्ट, यहाँ पे मैंने 1 लिखा है और जो डायग्राम्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको भी 1 2 3 के साथ शो किया हुआ है। सो अगर आप फर्स्ट ऑर्गन को देखते हैं, सो दैट फर्स्ट ऑर्गन इज एक्चुअली द नोज, और नोज हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक्सटर्नल ऑर्गन है। मतलब नोज जो है वो बॉडी के अंदर थोरैसिक कैविटी में मौजूद नहीं है। उसके साथ साथ जब आप सेकंड ऑर्गन को देखते हैं, सो जो नोज है, नोज के इंटरनली, नोज की अंदर वाली साइड पे ये जो एरिया है, दैट एरिया इज एक्चुअली व्हाट? दैट इज एन एम्प्टी एरिया, जहां पे हमारे पास 3 कॉन्चास मौजूद हैं जो कि कैविटी बनाते हैं,
और इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? दैट कैविटी इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट? दैट कैविटी इज कॉल्ड एज द नाजल कैविटी. सो जो ये ब्लू कलर में आपको नजर आ रही है रीजन, ये तमाम का तमाम रीजन क्या है? दैट इज एक्चुअली द नाजल कैविटी. नाउ डियर स्टूडेंट्स, नंबर 2 ऑर्गन पे आते हैं. सो ये जो पॉइंट है, दैट पॉइंट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द फेरिंक्स, जिसको हम गला बोल सकते हैं. यहाँ पे अगर आप नोट ये कर रहे हो कि जो नोज है, नोज की नाजल कैविटी फॉल हो रही है इनटू द फेरिंक्स, और उसके साथ साथ जो ओरल कैविटी है, जो माउथ है, जहाँ पे टीथ मौजूद है, टंग मौजूद है, वो भी एम्प्टी हो रहा है और फॉल कर रहा है कहाँ पर? इनटू द फेरिंक्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि फेरिंक्स आपके पास वो ऑर्गन है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी हिस्सा है और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी हिस्सा है. या हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जो नोज है और ओरल कैविटी है, वो दोनों के दोनों मीट करते हैं, कंबाइन होते हैं कहाँ पे? इन द फेरिंक्स रीजन. और जो माउथ है, दैट इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड नोज इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. Now dear students, the pharynx is followed by a tube which is made up of what? Cartilage. So ये जो region है जिसको third show किया जा रहा है, that is actually the larynx. So larynx is the voice box. मैं आपसे मुखातिब हूँ इस वक्त, जो मैं बोल रहा हूँ इस दौरान मैं एक्सपायर कर रहा हूँ. So जो आवाज़ है वो पैदा कहाँ पे हो रही है? वो पैदा हो रही है in the larynx region. लैरिंक्स जो है उसके बाद डाउनवर्ड हमारे पास एक और ट्यूब आती है जो कि यहाँ पे नंबर 4 के साथ शो हुई है, और इस ट्यूब को हम बोलते हैं ट्रेकिया, which can also be called as a windpipe through which the air flows and the air divides into two parts. जो एयर है वो तकसीम होती है दो रास्तों में, और वो दोनों रास्ते जो हैं वो एक्चुअली दो ट्यूब्स हैं जो कि इंटर हो रही हैं कहाँ पर? into the lungs. So ये जो नंबर 5 रीजन है जो जिसमें ट्रेकिया डिवाइड हो रहा है into two tubes, that is actually what? That is the bronchi. So it means that bronchi are the air passageways that enter into the right as well as the left lung. उसके साथ साथ जो हमारे पास bronchi है, यहाँ पे आप डायग्राम में नोट कर रहे होंगे that the bronchi is now dividing into different branches. जो bronchi है वो different branches में divide होती है. इसका मतलब कि bronchi जो है वो divide होती है और उससे जो tubes निकलती हैं वो all over the lung जो है distribute होती हैं, and these tubes are actually called as what? They are called as bronchioles. Now dear students, जो bronchioles हैं उनकी जो ends हैं, जैसे यहाँ पे आपको bronchioles नजर आ रहे हैं, इनकी जो ये ends हैं वो अटैच्ड होती हैं with a grape like structure. एक अंगूर के गुच्छे की तरह स्ट्रक्चर है जिसको हम alveoli बोलते हैं, और alveoli आपके पास वो पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है जहां पर ओरिजिनल गैसियस एक्सचेंज होती है. क्यों? क्योंकि जो alveoli है, अगर हम alveoli को थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके देखते हैं, सो इट इज अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर, जिसके अंदर एयर आएगी फ्रॉम द ब्रोंकियोल्स. सो ऑक्सीजन एंटर होगी इनटू द alveoli, और alveoli की जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर हमारे पास मौजूद होती हैं क्या? वी हैव व्हाट? alveoli are covered by blood capillaries. alveoli are covered by blood capillaries. Now जो blood capillaries हैं इनके अंदर ब्लड होगा, ब्लड के अंदर मौजूद होती है क्या? वी हैव रेड ब्लड सेल्स, और जो ये रेड ब्लड सेल्स हैं दे हैव व्हाट? दे हैव अ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन which is called as hemoglobin. So what will happen? जो ऑक्सीजन alveoli में आके उसके सराउंडिंग में कैपिलरीज मौजूद है, सो वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्रॉस करेंगे वॉल्स ऑफ द alveoli, एंड इट विल आल्सो क्रॉस द वॉल्स ऑफ capillaries. So inside the capillaries, that oxygen will again cross the walls of red blood cell, and inside the red blood cell what will happen? The hemoglobin will combine with oxygen. So it means
कि वो ब्लड जो है जिसमें अब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गई है, then it travel down into whole your body and oxygen will be transported to each and every cell of your body. So dear students, ये वो organs हैं जो कि responsible हैं किस चीज़ के लिए, for the gaseous exchange. Now dear students, diagram में आपको ये जो black region नज़र आ रहे हैं, dots नज़र आ रहे हैं, इन डॉट्स या ये जो डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये जो सारे का सारा रीजन है, दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज द लंग्स. और यहाँ पे आप नोट ये कर रहे हैं कि ये एक्चुअली बोन्स हैं. दीज आर एक्चुअली व्हाट, बोन्स. और ये जो बोन्स हैं दे आर कॉल्ड एज रिब्स. सो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास लंग्स हैं दे आर प्रोटेक्टेड बाय द स्केलेटल सिस्टम. और स्केलेटल सिस्टम में कौन सी बोन्स हैं, दे आर एक्चुअली व्हाट, द रिब्स. सो रिब्स जो हैं वो दोनों लंग्स को कवर कर रही होती हैं. जैसे आपकी यहाँ पे रिब्स हैं, ये रिब्स के अंदर वाली साइड पे लंग्स मौजूद हैं और रिब्स जो है यहाँ पर इस बोन के साथ अटैच होती हैं, विच इज कॉल्ड एज स्टर्नम. और स्टर्नम का एक बहुत बड़ा रोल है इन द ब्रीथिंग, जो कि आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस होगा. So dear students, this is the overall diagram and a general introduction of the human respiratory system. Now इस system के अंदर जितने भी organs हैं उनकी one by one detail पे जाते हैं कि उनका structure क्या है and how do they facilitate a smooth and clean gaseous exchange. So dear students, let's start our first organ of the respiratory system, and that is what, that is the nose. Dear students, we have different shapes of noses जो कि help करती हैं smell को detect करने में और उसके साथ साथ gaseous exchange, मतलब inhalation of air and exhalation or giving out of carbon dioxide. Now dear students, diagram में अगर आप यहाँ पे note करें, so that is the nose. नाउ जो नोज का ये वाला रीजन है जिसको हम नॉस्ट्रिल्स बोल सकते हैं, क्योंकि नोज के अंदर दो नॉस्ट्रिल्स मौजूद होती हैं. अगर इस रीजन को मैग्नीफाई करेंगे सो यू विल सी व्हाट, यू विल सी डिफरेंट हेयर्स. सो डियर स्टूडेंट्स, मजीद इसकी डिटेल में जाते हैं. सो जो नोज है, नोज में दो नॉस्ट्रिल्स हैं जिसके जरिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मूव इन एंड मूव आउट होगी. सो जैसे ही एयर नॉस्ट्रिल्स के जरिए इंटर होगी, देन इट विल मूव इनटू द नाजल कैविटी, जो कि आपको यहाँ पे ब्लू रीजन में नंबर 1 शो हो रहा है. सो दैट इज व्हाट, दैट इज द नाजल कैविटी. नाउ जो नाजल कैविटी है वो आगे जाके कनेक्ट हो रही है विद व्हाट, इट इज अगेन कनेक्टिंग विद द फेरिंक्स. सो डियर स्टूडेंट्स, ये वही डायग्राम है बट थोड़ी सी मैक्सिमाइज होके हम आए हैं. So dear students, अगर nose के ऊपर short question आता है, so what you have to write, that the first thing, that nose is the external visible part of respiratory system. Nose हमारे पास वो वाहिद organ है respiratory system का जो कि जिस्म से बाहर मौजूद है और ये visible part है. उसके साथ साथ अगर हम nose के structure को देखते हैं तो पता ये चलता है कि जो nose है उसके अंदर different चीज़ें मौजूद हैं, different tissues मौजूद हैं. और वो क्या है, it that the nose is composed of what, it is composed of bones, cartilage and fibro fatty tissues. अगर आप अपनी नोज को बिल्कुल टिप से टच करते हैं तो ये जगह बहुत ज़्यादा हार्ड है और नीचे आके it becomes soft. सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारा नोज का रीजन है it is made up of what, the first the bone. और ये जो bone है that is actually the part of what, that is the part of the skull. सो जो खोपड़ी है, स्कल जो है, उसी का हिस्सा है हमारे पास जो कि नोज की तरफ आया है. एंड दैट बोन इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट, इथमॉइड बोन, ETHMOID, इथमॉइड. नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो नाक का वो हिस्सा जो कि फ्लेक्सिबल है, बट हम कह सकते हैं कि भाई बोन है लेकिन आम जुबान में हम इसको नरम हड्डी बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज द कार्टिलेज. So bone और cartilage skeletal system का हिस्सा है, but you have to remember that bone is hard and cartilage is soft. Likewise, जो bone है उसके अंदर जो third part है, that is the fibro fatty tissues. Now you are well aware of the
वर्ड टिश्यूज। टिश्यूज हमारे पास जब डिफरेंट सेल्स मिलके एक कंबाइंड फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज टिश्यू। फैटी, फैटी से मुराद फैट्स हैं जो कि आप फर्स्ट ईयर की कोर्स में पढ़ चुके हैं। और फैट्स हमारे पास वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत कम होती है। उसके साथ साथ लफ्ज यहाँ पे आ रहा है फाइब्रोफैटी टिश्यूज। तो इसका मतलब कि जो नोज है उसके अंदर फैटी टिश्यूज की फाइबर्स मौजूद हैं। और फैटी टिश्यूज जो है वो किस चीज में हेल्प करती हैं? दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फैट्स। सो जो आपकी नॉस्ट्रिल्स है, नॉस्ट्रिल से ऊपर वाली जो रीजन है, यहाँ पर फाइब्रोफैटी टिश्यूज होती हैं जो कि फैट्स को स्टोर कर सकती हैं। सो आपने नोट किया होगा दैट विद इंक्रीजिंग एज, विद इंक्रीजिंग जो जो उम्र बढ़ती जाती है और अगर बंदा ओबिसिटी का शिकार है, मोटापे का शिकार है, तो आपने नोट ये किया होगा कि उसकी नाक जो है नॉस्ट्रिल से ऊपर वाली रीजन मोटी होती है। क्यों? वहां पे फैट्स स्टोर होते हैं। सो नॉस्ट्रिल्स के रीजन जो है ये एक्चुअली क्या है? फाइब्रोफैटी टिश्यूज है जो कि किस चीज में हेल्प करती हैं? दे हेल्प इन व्हाट? इन द स्टोरेज of the fats. So we can say that in the nose fats can be stored but up to some extent, not major one. उसके साथ साथ जो शेप की नोज है वो डिपेंड करेगी ऑन द शेप ऑफ व्हाट? इट विल डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द एथमॉइड बोन एंड कार्टिलेज, जिसकी वजह से हर एक इंसान की नाक दूसरे से डिफरेंट होती है स्ट्रक्चर के लिहाज से। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नोज की एनाटॉमी अगर हम देखते हैं, और आप काफ़ी डिटेल्स आपके पास आ भी गई हैं। सो नोज के अंदर दो नॉस्ट्रल्स हैं जिसको नथने बोल सकते हैं, पश्तो में इसको स्पिगमे बोलते हैं। सो दो नॉस्ट्रल्स हैं। नॉस्ट्रल्स जो है वो अंदर जाके, यहाँ पे तो डिफरेंट अलहदा है एक दूसरे से, बट अंदर की तरफ जाके हमारे पास एक नेजल कैविटी बनती है। साथ में नोज के अंदर मौजूद है हेयर्स मौजूद हैं। उसके साथ साथ नोज जो है उसकी इंटरनल लाइनिंग, उसकी अंदरूनी सतह जो है वहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है और सीलिया मौजूद है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो नेजल कैविटी है, जो फुल आपके पास ये नेजल कैविटी है, इसकी अंदरूनी साइड पे, इसकी अंदरूनी साइड पे एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन करती है म्यूकस की। और म्यूकस आपके पास क्या है? म्यूकस एक स्टिकी, चिपकने वाला, एक सॉल्टी लिक्विड है जो कि फुल लिक्विड नहीं है। इट इज़ थोड़ा सा गाढ़ा होता है। जैसे आप लोगों को ज़ुकाम होता है या जब सीना आपका ख़राब होता है सो रेशा निकलता है, सो वो रेशा और ज़ुकाम के दौरान जो बलगम आ रहा है ये एक्चुअली क्या है? म्यूकस है, जिसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है? दैट इज व्हाट म्यूकस मेम्ब्रेन। और साथ में क्या है? सीलिएटेड सेल्स हैं, सीलिया है, और सीलिया हमारे पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इन तमाम जो पार्ट्स ऑफ द नोज हैं उसके फंक्शन पे जाए तो हम ये कहेंगे कि एथमॉइड बोन एंड कार्टिलेज का फंक्शन ये है दैट दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द नोज, दे प्रोवाइड अ स्पेसिफिक शेप टू द नोज। Likewise, जो nostrils हैं, nostrils are what? They are the tiny holes through which air can pass. उसके साथ साथ जो nasal cavity है, nasal cavity एक empty region है जिसमें concha, C-O-N-C-H-A, 3 conchas मौजूद होते हैं। ये कैविटी बनाते हैं, एक खाली जगह बनाते हैं जिसको हम nasal cavity बोलते हैं। और इस nasal cavity की अंदरूनी सतह पे mucous membrane मौजूद है। and mucus is responsible for what? For capturing the pathogens. अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो कि जो नाक है उसमें बाल मौजूद होते हैं, सो व्हेन यू इनहेल द एयर, जब आप एयर को इनहेल करते हैं और उस एयर में कुछ डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं या उसमें कुछ पैथोजेंस मौजूद हैं, बैक्टीरिया वगैरह मौजूद हैं, सो वो भी रिस्पायरेटरी सिस्टम के जरिए आपकी बॉडी में एंट्री हासिल करना चाहेंगे। बट जो नोज है वो प्रोवाइड क्या करती है? It provide what? It provide first line of defense. First line of defense provide करती है against different dust particles, against different types of pathogens. कैसे? कि जो hairs हैं वो गीले होते हैं because of the mucus, जिसकी वजह से जो dust particles हैं
वो एडहेयर हो जाते हैं। एडहेयर का मतलब चिपक जाते हैं बालों के साथ, और डस्ट पार्टिकल्स हमारी नेजल कैविटी के जरिए वापस नेजल कैविटी के जरिए फेरिंक्स लैरिंक्स को क्रॉस करके लंग्स की तरफ पहुंचते नहीं है। बट इफ अ पर्सन इज कॉन्टिन्यूसली स्मोकिंग, अगर कोई बंदा स्मोक कर रहा है, सो आहिस्ता आहिस्ता विद द टाइम जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, और इसके नतीजे में दो बातें हैं, या तो म्यूकस बनेगा नहीं या म्यूकस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी, और दोनों की दोनों जानलेवा हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं तमाम बातों को हम मजीद समराइज करते हैं। सो फंक्शन क्या है? दैट नोज हेल्प्स इन व्हाट? इन फिल्टरिंग द एयर। एंड व्हाट इज फिल्ट्रेशन? कि जब डिफरेंट कंपोनेंट्स को आप एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। सो जब एयर आप इनहेल करेंगे उसमें जितने डस्ट पार्टिकल्स होंगे, बैक्टीरिया वगैरह, सो वो बच जाएंगे और स्मूथ क्लीन एयर जो है वो बॉडी के अंदर जाएगी। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द नोज इज व्हाट? दैट इट प्रिवेंट, रोकता है एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स एंड पैथोजेंस, जिसकी डिस्कशन हो गई है। साथ में जो म्यूकस है, जो म्यूकस है ये एक्चुअली मॉइस्चर करता है, गीला रखता है नोज को अंदरूनी सतह पे, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो एडहेरेंस है, एडहेरेंस का मतलब चिपकना, अटैचमेंट होना डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स की, वो होती है। और कोविड-19 पेंडेमिक जो है, इसमें आपको कोविड-19 के स्ट्रक्चर का काफ़ी पता चला होगा फ्रॉम डिफरेंट सोशल मीडिया और एजुकेशनल लेक्चर से, कि कोविड-19 में जो म्यूकस का लेवल है वो बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। तो इसका मतलब हमारी नाक, गला और अंदर रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो म्यूकस है वो ख़त्म होता जाएगा। सो अगर म्यूकस डैमेज होगा तो ऑटोमेटिकली पैथोजेंस जो है वो ईजिली एंट्री कर सकेंगे आपकी बॉडी में, और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इतना बेहतर नहीं रहेगा। नेक्स्ट, जो नोज है, नोज की अंदर साइड पे हमारे पास ब्लड कैपिलरीज ऑब्वियसली मौजूद हैं, बिकॉज नोज इज एन ऑर्गन। ऑर्गन बनाए टिश्यूज से, टिश्यूज बने हैं सेल से। सो इन सेल्स को भी ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए। सो नोज की अंदरूनी सतह पे, नाक की अंदरूनी सतह पे ब्लड कैपिलरीज, पतली पतली रगें होती हैं, और जिसकी वजह से होता यह है कि जो नाक है वो अंदर से गर्म रहती है, तकरीबन टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सो अगर आप एक्सहेल करते हैं, सो आपको जो एयर है वो वार्म फील होती है, एयर जो है वो गर्म फील होती है। क्यों? दैट इज बिकॉज ऑफ द कैपिलरीज ऑफ द ब्लड। सो हमारी इंटरनल बॉडी जो है उसका टेम्परेचर 37 है, नोज के अंदर तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो अगर एयर में कोई पैथोजेंस होंगे तो हाई टेम्परेचर की वजह से वो किल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नोज है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम में एक बहुत बड़ा बेहतर रोल अदा कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी प्रोवाइड कर रहा है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब हम नोज की बात कर रहे हैं, सो जो नोज है, नेजल कैविटी, वहां पे जब एयर मूव करेगी थ्रू नेजल कैविटी, वो आएगी कहां पर? सिंपली मैं आपको समझाने के लिए बोल सकता हूं कि जो एयर है वो आएगी गले की रीजन में। नाउ जो गला है इसको हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? नासोफैरिंक्स आप इसको बोल सकते हैं। दैट कैन बी कॉल्ड एज व्हाट? नासोफैरिंक्स, या इसको आप सिंपली फेरिंक्स बोल सकते हैं। नाउ फेरिंक्स क्या है, इसके क्या फंक्शंस हैं, इसकी तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो सेकंड पार्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम का, दैट इज व्हाट? दैट इज द फेरिंक्स। एंड व्हाट इज फेरिंक्स? फेरिंक्स इज अ कोन शेप्ड पैसेजवे जो कि लीड कर रहा है। सो यहाँ पे आपके पास एज ए एमसीक्यू या फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकता है कि जो फेरिंक्स है वो लीड कहाँ से होती है? ऑब्वियसली फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम नासो एंड ओरल कैविटी। फ्रॉम नासो एंड ओरल कैविटी, मतलब जो फेरिंक्स है, फेरिंक्स की शुरुआत कहाँ से होती है? फ्रॉम द नोज। सो नोज में क्या मौजूद है? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी एम्प्टी होगा यहाँ पे। इसी तरह जो माउथ है, ओरल कैविटी, वो भी एम्प्टी होता है कहाँ पे? यहाँ पे। और पीछे डायग्राम में आपको क्लियर नजर भी आ रहा होगा कि जो माउथ ओरल कैविटी है और नेजल कैविटी वो कंबाइन होती हैं एक पॉइंट पे,
एक ट्यूब की फॉर्म में, और वो आपके पास रीजन क्या है, दैट इज व्हाट फेरिंग्स। सो क्या हम फेरिंग्स को डुअल पर्पस ऑर्गन नहीं बोल सकते? डेफिनेटली बोल सकते हैं। डुअल पर्पस का मतलब कि वो ऑर्गन जो कि दो फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। सो फेरिंग्स जो है वो आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम का भी हिस्सा है, और फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी फेरिंग्स इंक्लूड है। सो फेरिंग्स जो है वो एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन के तौर पे भी काम कर रहा है, और एज अ रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑर्गन के तौर पे भी काम करता है। एंड यू हैव टू रिमेंबर इट इज जस्ट अ पैसेजवे, ये सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स की नीचे वाली साइड पे हमारे पास एक थर्ड ऑर्गन शुरू होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट, लैरिंक्स। और जो लैरिंक्स है इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। नाउ इस वर्ड से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जो लैरिंक्स है वो एज अ वॉइस बॉक्स, कि वही वो डब्बा है, वो जगह है जिस जहां से आवाज निकलती है। सो जो मैं आपसे बोल रहा हूं ये एक्चुअली दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, दैट इज बिकॉज ऑफ द लैरिंक्स। लेकिन जो लैरिंक्स है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम का हिस्सा भी है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लैरिंक्स की डिटेल्स पे आते हैं तो पता ये चलता है दैट लैरिंक्स इज व्हाट, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जिसमें बहुत सारी कार्टिलेज की छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो लैरिंक्स है इट इज आल्सो व्हाट, इट इज आल्सो अ डुअल पर्पस ऑर्गन। दो फंक्शन है, एक तो रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए एज अ पैसेज वे के तौर पे काम करता है, और दूसरा साउंड प्रोडक्शन, वॉइस प्रोडक्शन जो है उसमें भी हेल्प करता है। नाउ जो लैरिंक्स है इट इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इट इज कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेज प्लेट्स, छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं कार्टिलेज की। क्यों? टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग। कोलैप्सिंग से मुराद क्या है कि चूंकि लैरिंक्स के अंदर कार्टिलेज मौजूद है, और कार्टिलेज जो है वो इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक का मतलब कि अगर आप उनको थोड़ा सा स्ट्रेच करें या उनको थोड़ा सा बेंड करें वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती हैं। आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये सिंपल एक ट्यूब है, क्लियर, लैरिंक्स की है, और यहाँ पर ये जो रीजन है दैट इज व्हाट, दैट इज अ प्लेट, दैट इज अ कार्टिलेज प्लेट। उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास और प्लेट्स मौजूद है, और डिफरेंट और प्लेट्स भी आपके पास कार्टिलेज की आती हैं, लेकिन आप इसको कंसिडर करें थ्री डायमेंशनल। डायग्राम बोर्ड पे यहाँ जो बन रही है दैट इज वन डायमेंशनल। आप इसको कंसिडर करें कि फुल एक ट्यूब है और उसमें कार्टिलेज प्लेट्स मौजूद हैं। नाउ व्हाट हैपेंस कि जो लैरिंक्स है यहाँ पर हमारे पास दो फाइब्रस बैंड्स होती हैं, दो बैंड्स होती हैं, दो फाइबर्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, वोकल कॉर्ड्स। दे आर कॉल्ड एज व्हाट, वोकल कॉर्ड्स। और वोकल कॉर्ड्स जो है ये टाइनी छोटी सी बैंड्स होती हैं। सो जब आप एक्सहेल करते हैं, नीचे से लंग से एयर आ रही है, सो ये जो बैंड्स हैं दे वाइब्रेट, और इस वाइब्रेशन के नतीजे में साउंड प्रोड्यूस होती है। लेकिन हर एक इंसान की आवाज़ एक दूसरे से डिफरेंट है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो एडल्ट्स हैं लाइक मेल, उसमें जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो लार्ज होते हैं, और जिसकी वजह से जो साउंड पिच है वो बहुत कम होती है। जबकि जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स में वोकल कॉर्ड्स स्मॉल होते हैं, जिसकी वजह से पिच जो है वो हाई होता है बट लाउडनेस कम है। और एडल्ट मेल्स में पिच जो है वो कम है और लाउडनेस जो है, आवाज का भारीपन जो है वो ज्यादा होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द शेप चेंजेस इन शेप ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लैरिंक्स हमारे पास वो पॉइंट है जहां पर ऑइसोफेगस भी आ रही है। क्यों? क्योंकि जब हम फेरिंक्स की बात करते हैं कि एक डुअल पर्पस ऑर्गन है, तो अगर आप कुछ भी खाएंगे वो फेरिंक्स से गुजरेगा, सांस लेंगे तब भी एयर फेरिंक्स से गुजरेगी। नाउ जो फेरिंक्स है वहां से जो फूड है, जो फूड मटेरियल है वो पास ऑन होगा कहां को, इट विल पास ऑन टू द ऑइसोफेगस। जबकि जबकि सो
जब आप फूड लेते हैं सो जो फूड है वो पास होती है कहाँ पर, टू दी ऑइसोफेगस, और जो एयर है वो आती है कहाँ पर, इनटू दी लैरिंक्स। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो फेरिंक्स है उसके बाद जो लैरिंक्स है उसकी वजह से खुराक जो है वो ऑइसोफेगस डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ मूव करेगी और जो एयर है वो आएगी इनटू द लैरिंक्स। कैसे? जब भी हम कुछ निगलते हैं, जैसे ये बोन आपको नज़र तो नहीं आ रही होगी बट यू कैन फील, आप अपनी फिंगर को यहाँ पे रख सकते हैं। सो ये जो बोन है कुछ लोगों की बहुत बाहर निकली होती है, जैसे कि आपके पास फैशन इंडस्ट्री में जो मॉडल्स होते हैं उनकी क्लियर नज़र आती है। सो ये जो बोन है दैट इज़ एक्चुअली हायोड बोन, इसको हम बोलते हैं हायोड। सो अगर आप कुछ भी निगलते हैं, जब आप कोई भी चीज़ निगलते हैं, सो ये जो हायोड बोन है इट मूव्स अपवर्ड। जैसे अगर आप प्रैक्टिकली अभी करके देख लें, अगर आप यहाँ पे फिंगर रखें बोन के ऊपर और कुछ निगले तो आप फील ये करेंगे कि बोन जो है वो ऊपर की तरफ उठ रही है। सो अब होता ये है कि जब ये हायोड बोन ऊपर की तरफ मूव करती है तो इसकी वजह से लैरिंग्स में एक कार्टिलेज प्लेट मौजूद है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। वो एपिग्लॉटिस भी ऊपर की तरफ आती है जिसकी वजह से जो फूड है वो मूव ऑन, पास ऑन हो जाती है इनटू द ऑइसोफेगस। सो जब भी हम कुछ निगलेंगे हायोड बोन जो है वो मूव करेगी अपवर्ड, जिसकी वजह से लैरिंग्स में जो एपिग्लॉटिस है वो लैरिंग्स को ब्लॉक कर देगा और फूड मटेरियल जो है वो स्मूथली मूव करेगा इनटू द ऑइसोफेगस। सो हम ये कह सकते हैं दैट लैरिंग्स के अंदर जो प्लेट, कार्टिलेज प्लेट है वो एपिग्लॉटिस है, और एपिग्लॉटिस क्या करती है, इट प्रिवेंट्स द एंट्री of food into the trachea। क्यों? ये pharynx हुआ, pharynx के बाद जो region है that region is actually what, that region is the trachea, और trachea आपके पास windpipe है। so epiglottis जो है वो food की entry को रोकता है trachea में जाने से, क्योंकि अगर food material यहाँ पर आएगा सो व्हाट विल हैपन, इसकी वजह से ब्लॉकेज हो सकती है। बट अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि ऐसे मैकेनिज़म्स हैं हमारी बॉडी के अंदर कि कोई भी फॉरेन बॉडी या फॉरेन एंटीजन आसानी से नहीं आ सकता। सो अगर कोई फूड मटेरियल, कोई ड्रिंक, कोई फूड मटेरियल ट्रेकिया में आ भी जाएगा देन यू विल गेट कफिंग, आपको खांसी होगी और वो फूड मटेरियल वापस फेरिंग्स में आएगा और फेरिंग्स के ज़रिए आप माउथ के ज़रिए उसको बाहर गिरा सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द लैरिंग्स, और लैरिंग्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके साथ साथ एक एमसीक्यू है जो कि आपको याद ये रखना है दैट ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स इज कॉल्ड एज, जो लैरिंग्स है इसकी जो ओपनिंग है, ऊपर वाली जो खाली जगह है उसको हम बोलते क्या है। सो ये आपका एक शॉर्ट सा होमवर्क हुआ। क्यों? जब आप अपनी बुक के अंदर सेकेंड ईयर बुक में लैरिंग्स के टॉपिक पे जाएंगे सो वहाँ पे डायग्राम में आपको इजीली मेंशन होगा कि जो लैरिंग्स की जो ओपनिंग है उसका नाम लिखा है। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, बट तब तक आप इसको खुद जाके स्टडी करें। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का के लेक्चर का पार्ट 1, और पार्ट 2 में हम बात करेंगे अबाउट द ट्रेकिया जो कि विंड पाइप है, अबाउट द ब्रोंकाई जो कि डिवाइड हो रही हैं आफ्टर ट्रेकिया, अबाउट द ब्रोंकियोल्स एंड अल्वेलाई, एंड अल्टीमेटली द लंग्स के इनके स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है। इस टॉपिक के अंदर आपने नोट ये किया होगा कि हमने दो मेन बातें की हैं, हर एक ऑर्गन का स्ट्रक्चर और हर एक ऑर्गन का फंक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, इन बातों के साथ हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर पे फिर मुलाकात होगी। तब तक खूब स्टडी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।